जरा सोचिए, एक विशाल साम्राज्य जो सदियों से टिका हुआ था, अचानक ढह जाता है। तो आज हम उसी अराजकता और उससे जन्मी एक अविश्वसनीय रचनात्मकता की कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के भारत की। तो जब कोई महान साम्राज्य गिरता है तो असल में होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है। ये सत्ता, अवसर और पहचान का सवाल है। मौर्यों के बाद के भारत में इस खालीपन को भरने के लिए एक होड़ सी मच गई थी, और उसकी जो नतीजे निकले वो वाकई हैरान करने वाले थे। अब सवाल ये है कि ये सब हमें पता कैसे चलता है? तो जवाब है, ये प्राचीन ग्रंथ और अभिलेख। ये सिर्फ धूल भरी पांडुलिपियां नहीं हैं, बल्कि उस दौर के नाटक, महत्वाकांक्षा और बदलाव की कहानियों का एक जीता जागता खजाना है। चलिए देखते हैं कि ये हमें बताते क्या। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक झटके के साथ, एक ऐसी घटना जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव हिला दी और भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक तख्ता पलट। सोचिए, आखिरी मौर्य सम्राट की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही जनरल ने कर दी। बस एक ही पल में लगभग 150 साल पुराना शासन खत्म हो गया और सत्ता का खेल सबके लिए खुल गया। और इस खालीपन को भरने वाला पहला इंसान था वही सेनापति पुष्यमित्र शुंग। उसने फौरन सत्ता पर कब्जा किया और शुंग वंश की नींव रखी। ये मौर्यों के बाद के सत्ता संघर्ष का पहला अध्याय था। तो अब मैदान खुल चुका था। दो बड़ी भारतीय शक्तियां सामने आईं, जो मौर्यों की विरासत पर दावा कर रही थीं। उत्तर में शुंग और दक्षिण में सातवाहन। और कमाल की बात यह है कि दोनों के तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। यहाँ हमें दो अलग अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ उत्तर में शुंग थे, जो पुरानी ब्राह्मणवादी परंपराओं जैसे अश्वमेध यज्ञ को वापस ला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में सातवाहन कुछ नया और बहुत टिकाऊ बना रहे थे। एक ऐसा साम्राज्य जो सदियों तक चला। 300 साल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये संख्या सातवाहनों की ताकत और उनकी स्थिरता को दिखाती है। उस जमाने में जहां साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे, दक्कन में उनका 300 सालों तक शासन करना वाकई एक असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था। जहां एक तरफ भारतीय शक्तियां आपस में उलझी हुई थीं, वहीं उत्तर पश्चिम से आक्रमणकारियों की लहरें आ रही थीं। ये सिर्फ हमलावर नहीं थे, ये अपने साथ नई संस्कृति, नए विचार लेकर आ रहे थे। और ये कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक आने वाली लहरें थीं। पहले आए हिंद यवन, फिर शक, उनके बाद पहलव, और फिर एक ऐसा समूह आया जो इन सब पर भारी पड़ने वाला था, कुषाण। तो इन सभी ताकतों के बीच, चाहे वो भारतीय हों या बाहरी, एक समूह सबसे ऊपर उठा। कुषाणों ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी तुलना उस समय के रोम और चीन से की जा सकती थी। और कुषाणों की कहानी का दिल है एक शासक, कनिष्क। कनिष्क सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक दूरदर्शी शासक था। उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो संस्कृतियों का संगम बन गया, और उसकी विरासत आज भी महसूस की जाती है। देखिए, कनिष्क का साम्राज्य सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये विचारों का एक केंद्र था। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और अपने दरबार को उस समय के सबसे बड़े विचारकों, कवियों और वैज्ञानिकों से भर दिया। ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल हब था। ये साल बहुत अहम है, 78 ईस्वी, जब कनिष्क सिंहासन पर बैठा। यहीं से शक संमत की शुरुआत हुई। और दिलचस्प बात यह है कि इस कैलेंडर सिस्टम का असर आज भी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में देखा जा सकता है। ये उनकी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन शायद इस दौर की सबसे बड़ी कहानी लड़ाइयों की नहीं, बल्कि कला और संस्कृति की है। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच विचारों का एक ऐसा संगम हो रहा था जो बिल्कुल अविश्वसनीय था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गांधार कला। ये एक क्रांतिकारी मिश्रण था। भारतीय विषय लेकिन यूनानी स्टाइल। जरा सोचिए, बुद्ध की मूर्तियां जिन्हें तराशा गया हो किसी यूनानी देवता की तरह। ये कला में पूरब और पश्चिम का एक अनोखा मिलन था। और बात सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं थी। कुषाणों ने आर्थिक तौर पर भी बड़ा बदलाव लाया। उनके शासक विम कडफिसेस ने भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलवाए, जिससे व्यापार और वाणिज्य को एक नई उड़ान मिली।
तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हमें ये समझ आता है कि राजनीतिक बिखराव का मतलब हमेशा सांस्कृतिक पतन नहीं होता। मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर भारतीय, यूनानी और मध्य एशियाई विचारों का एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा खिल उठा। कह सकते हैं कि अराजकता ने रचनात्मकता को जन्म दिया। तो ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या अराजकता का ये दौर ही असल में प्राचीन भारत का सबसे क्रिएटिव दौर था? क्या कभी-कभी एक साम्राज्य का टूटना ही नए विचारों के पनपने के लिए सबसे अच्छी जमीन तैयार करता है? एक सवाल जो सोचने लायक है।